हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर आईआईएम रांची है। सर, किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और किस रफ्तार से इस संस्थान में उसे आगे बढ़ाया जा रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो संकल्पना है और जो उसका जो भावना है वो बहुआयामी व्यक्तित्व, एक छात्र छात्रा का विकास हो, बहुआयामी व्यक्तित्व हो, ये इसकी संकल्पना है। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य है कि उसमें ग्लोबल और लोकल दोनों ही पहलू का समावेश हो। इसको देखते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान ने पिछले 1 वर्ष में काफ़ी प्रयास किए हैं। एक हमने नया, जिसे हम एरिया कहते हैं, एकेडमिक एरिया, लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज का शुरुआत की है। और उसके साथ साथ जो हमारे कोर्सेज हैं विभिन्न प्रोग्रामों में, विभिन्न डिग्री प्रोग्राम, अलग अलग डिग्री प्रोग्राम्स में, उसमें हमने काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग किया है और नए प्रकार के कोर्सेज को हमने उसमें शामिल किया है, जैसे कि सॉक्रेटिक डायलॉग। हमारा ऐसा मानना है कि आज के समय में जो एक तार्किक शक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग और इस तरीके की जो कौशल है उसका भी विकास होना आवश्यक है। सिनेमाटोग्राफी, वाटर मैनेजमेंट और एक बहुत ही यूनिक जो हमारा एक इनिशिएटिव रहा, एक अनूठी पहल रही है, वो ट्राइब्स इन इंडिया करके कोर्स हमने इंक्लूड किया है। इसके साथ साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में एक आईपीएम प्रोग्राम है, 5 ईयर्स प्रोग्राम। उसमें बीबीए एमबीए दोनों 5 साल का प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उसकी हम लोगों ने शुरुआत की है। एनईपी का एक और जो भावना के अनुरूप कि सोशल इम्पैक्ट एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास की भी आवश्यकता है। उसको देखते हुए हमने सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव, सीरीज ऑफ दिस एक्टिविटीज हैव बीन डन बाय आईआईएम रांची। ह्यूमन कनेक्ट प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट किए हैं और उसके बाद हमने कम्युनिटी सर्किल और अभी हम कम्युनिटी लाइब्रेरी भी शहर में 2 अलग अलग जगहों पे उसमें हमने शुरुआत की है। इसके साथ साथ यंग चेंज मेकर प्रोग्राम, जिसमें हमने देश के विभिन्न जो क्षेत्र से तकरीबन 100 स्टूडेंट्स आए थे, वो सोशल इंटर्नशिप का हिस्सा आईपीएम प्रोग्राम का था। उसको हमने कार्यान्वित किया है। और जो उद्देश्य है कि हमें एक जो छात्र है और जो छात्रा है आईपीएम इंस्टीट्यूट का, वो मैनेजर ना हो बल्कि रिस्पॉन्सिबल मैनेजर हो। और रिस्पॉन्सिबल मैनेजर होने के लिए आवश्यकता है कि विषय के साथ साथ सामाजिक परिवेश और समावेशिता का भी उसमें एक भाव पैदा हो। किस तरीके से लगता है कि अब तक जो हमारी शिक्षा नीति रही है और जिस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन चलता रहा है, लगातार इस बात की चर्चा भी उठी कि हमारे देश में जितने कौशल की डिमांड है, स्किल्स लेबरर्स की डिमांड है, उस तरह के लोगों का डिमांड है, वो फुलफिल नहीं होता है। तो क्या ये जो एनईपी 2020 है, इसके जरिए उसको फुलफिल किया जा सकता है आने वाले समय? निसंदेह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बड़ा एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है और ये दूसरा दौर है, ये एक आधुनिक दौर है जहाँ पे हम काफ़ी तकनीकी विकास के दौर में हम लोग रह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक अलग प्रकार के कौशल और इस तरीके की जो हमें जो व्यक्तित्व के गुण हैं उनको विकसित होने की आवश्यकता है। और उस संदर्भ में एनईपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार का। और इसमें अगर आप देखें तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्कूल इंस्टीट्यूट से, स्कूल एजुकेशन से संबंधित संस्थानों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। आने वाले समय परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज के समय में जो आपके ऑक्यूपेशंस हैं, जो आपकी जो अवसर हैं, अवसर असीमित हैं, काफ़ी अवसर हैं और उसका काफ़ी श्रेय भूमंडलीकरण को भी है। देश दुनिया में काफ़ी हर प्रकार के अवसर हैं, आपका स्वरोजगार के भी अवसर हैं। स्टार्टअप कल्चर भी भारत में काफ़ी प्रभावी है और दुनिया में जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में अगर हम गिनती करें तो भारत काफ़ी अग्रणी देश में माना जाता है। लगभग सारे जो विश्वविद्यालय हैं और इंस्टीट्यूट्स में उनमें स्टार्टअप को प्रमोट करने का एक जो संस्कृति है वो पैदा हो चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम एक स्वर्ण युग में हैं संभवतः और उसमें काफ़ी अवसर हैं, लेकिन उन अवसर को पाने के लिए हमें एक कौशल और इस तरीके के जो गुणों की जो विकास करने की आवश्यकता है, वो अगर एनईपी के जो हम भावना के अनुरूप चलते हैं तो उस तरीके के जो प्रयास करने से वो पूरा हो सकता है। तो श्रीवास्तव जी से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अवसर असीमित है और उसमें एनईपी जो है आने वाले दिनों में उसका एक बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा।
राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा जी हैं। किस तरीके से और किस रफ्तार से इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है यूनिवर्सिटी में? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक आ गई है मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम और एकेडमिक बैंक। ये तीन चीज़ के आने से फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे बच्चों को जब जहाँ पे, जैसा कि बता रहे हैं हमारे IIT के लोग, NIT के लोग, उसी तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप के लिए रुक रहे हैं। बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप में जा रहे हैं, चाहे अपने साथ, अपने कुछ IIT के दोस्त के साथ, IIM के दोस्त के साथ, या ग्रुप बनाकर जो स्टार्टअप में जा रहे हैं, वो उनके लिए मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का बहुत बड़ा रोल मिल जा रहा है। और वो कॉन्फिडेंट भी हैं कि हम 2 साल के बाद लौट कर आ जाएंगे, और हमने भी उनको 6 साल का मौका दिया है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं, उनको एक, जैसा कि बताया अभी IIT वाले, हमारे NIT वाले भी, कि इकोनॉमिक्स से इंटरेस्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट से इंटरेस्ट है, कहीं पढ़ाई कुछ कर रहे हैं, इंटरेस्ट कहीं और जाग रहा है, तो वो लोग भी उसमें डबल एंट्री सिस्टम में आ गए हैं। हमारे ऐसे ही बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमारे फिजिक्स में भी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में घुस गए हैं। तो सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही है, एग्ज़ाम्स वगैरह में भी दिक्कत आ रही है, कभी एग्ज़ाम्स कोलैट कर जा रहा है इस तरह के सब्जेक्ट वालों का। अब क्या है कि धीरे धीरे सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 9 से लेकर 6 तक का क्लासेस भी चलाना पड़ रहा है। क्या सर, ऐसा लगता है कि जैसे एक दौर होता था कि या तो बच्चे को मेडिकल की तरफ भेजना है, इंजीनियरिंग की तरफ भेजना है, मैनेजमेंट कराना है, तो क्या अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद क्या ह्यूमैनिटीज़ के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और उस पर फोकस होगा? बढ़ा है और स्टार्टअप की तरफ इतना ज़्यादा लोग अब जाने लगे हैं। अब मेडिकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा उनका अब स्टार्टअप की तरफ ध्यान आ गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। जैसे नामकुम में जाकर, टूल रूम में जाकर, डिफरेंट प्लेसेस से जाकर लोग सीख रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ी सी गवर्नमेंट की फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज मिल जाएगी ना, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज हमारे मिल जाते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप, आप देखिए ना पूरे कंट्री में कितने स्टार्टअप डेवलप किए हैं। तो उसमें छोटा सा पार्ट कराची का भी है, छोटा सा पार्ट उसमें 0.1 रांची यूनिवर्सिटी का भी पार्ट है। तो धीरे धीरे स्टार्टअप भी डेवलप हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आया है। NEP के थ्रू ग्रोथ तो आया है। एक चीज और आखिरी सवाल आपसे सिन्हा जी, कि किस तरीके से जैसे होता है रांची विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी जो नॉर्मली पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो वो ग्रामीण परिवेश से पहुँचते हैं, और वैसे विद्यार्थी होते हैं जो एक तरीके से कहते हैं कि वो IIT क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, या दूसरे बेहतर संस्थानों में जिनका एडमिशन नहीं होता है। तो वैसे बच्चों के लिए क्या लगता है कि नई जो शिक्षा नीति है वो इन जैसे संस्थानों के जरिए फलीभूत होगा? भाई साहब, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग नहीं जा पाए, अब उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल गया है, उसमें बहुत ज़्यादा अंदर घुसे चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा, IIM मैनेजमेंट में घुस गए हैं। IIM के बाद तो हमारा ही मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो मैनेजमेंट में घुसे हैं। उसके मैनेजमेंट के घुसने के बाद देख रहे हैं कोई पर्सनल की तरफ जिसका इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट देख के ही दे रहे हैं उनको, चाहे वो बिजनेस का हो, पर्सनल का हो, रूरल का हो, जिनका जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात हमें यंग जनरेशन में एक लग रही है कि गांव जाकर वो गांव का प्रॉब्लम समझ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर जब तक आप गांव का प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक आप कंट्री का प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे। तो अब गांव जब जाना शुरू किए हैं, गांव में जाकर गांव का प्रॉब्लम जब समझना शुरू किए हैं, और एक अच्छा चीज़ शुरू किए हैं कि हम लोग एक बच्चा को पढ़ाएंगे, ईच वन टीच वन। तो इन चीज़ों से मुझे लग रहा है थोड़ा सा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम ऊपर जाएंगे एजुकेशन सिस्टम। तो हम आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम में ऊपर जाएंगे, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस इसी बात पर है कि किस तरीके से जो हमारा मोरल वैल्यूज है, एडुकेशन है, सामाजिक परिवेश है, हमारी सभ्यता और संस्कृति है, हमारे जो एक कह सकते हैं कि पौराणिक सभ्यताओं में जो हमारा एक इनपुट रहा करता था, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो वैल्यूज रहा है, वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से उसके जरिए उसे बढ़ावा मिलेगा। NEP का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से जो हमारा नौनिहाल है उसके ऊपर हो, उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और वहाँ पर किस तरीके से NEP लागू हो रहा है और उसका किस तरीके से कुछ फलाफल 2-3 सालों में दिखा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय विद्यालय के डिप्टी कमिश्नर DP पटेल जी हैं। किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है? सर, सबसे पहले NEP में स्कूली शिक्षा को 4 घटकों में बांटा गया है, 5+3+3+4।
जिसमें शुरुआती जो 5 साल हैं, जिसमें 3 बाल वाटिका क्लासेस हैं, बाल वाटिका 1, 2 और 3, उसके अलावा क्लास 1 और 2, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे केंद्रीय विद्यालयों में हो चुका है। पिछले वर्ष पूरे देश में 50 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू किए गए थे। इस वर्ष 450, दोनों को मिलाकर 500 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की स्थापना की गई है। और उसके लिए जो ट्रेनिंग देना था, जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, उसके लिए प्रति स्कूल, प्रति कक्षाएं 2.5 लाख जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। इसके अलावा यदि हम दूसरे स्तर पर बात करें, क्लास 1 से 3 तक, उसमें जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो फाइंडिंग था कि हमारे काफ़ी बच्चे क्लास 3 तक पहुंचने के बाद भी पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उसके लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत साक्षरता और सांख्यिकी ज्ञान के लिए वैज्ञानिक तरीके से क्लास 1, 2 और 3 में 3 बार, प्रत्येक वर्ष 3 बार बच्चों का आकलन किया जाता है। और रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी में वो किस लेवल पे हैं, हर एरिया के लिए 4 लेवल निर्धारित हैं। यदि प्रवेश के समय स्टूडेंट लेवल 1 में है तो लेवल 4 तक उसको ले जाने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है। और 2023-24 में जो अभी क्लास 3 में बच्चे हैं, जिनको हमने 20-21 में क्लास 1 से स्टार्ट किया था, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 3 के समाप्त होते होते वे बच्चे जो रिक्वायर्ड दक्षता है वो उसको प्राप्त कर चुके हों। इसके बाद तीसरा हमारा एरिया है जो शैक्षणिक विधि है, उसको मूलतः जो रटने की विधि से शिफ्ट किया गया है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड हो, समस्या हल करने की विधियों पर बेस्ड हो, जॉयफुल हो, बच्चों के लिए इंगेजिंग हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, क्लासरूम के बियॉन्ड आउटसाइड विजिट हो, उनका आउटरीच प्रोग्राम्स हो। इसके अलावा क्लास 6 से ही स्किल कोर्सेज शुरू किए गए हैं। 12 से 15 घंटे के स्किल कोर्सेज हर बच्चे को कम से कम 1 या 2 प्रति वर्ष करने हैं, जिसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए जाएंगे। 9 to 10th के लिए अलग स्किल कोर्सेज हैं जो CBSE के माध्यम से कंडक्ट कराई जा रही हैं। हमारे यहाँ लगभग 8000 बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल कोर्स के अंतर्गत उसमें कर रहे हैं। 11वीं 12वीं के लिए एक बड़ी अच्छी सुविधा है कि पहले जो 5 विषयों में किसी विषय में स्टूडेंट फेल हो जाता था तो उसके लिए पूरा वर्ष बर्बाद हो जाता था। अभी स्किल कोर्सेस आप चाहें तो किसी एक विषय, 2 विषय, 3 विषय या 4 से 5 विषय तक को भी रिप्लेस करके आप उतने स्किल कोर्सेज जो हैं उसमें से किसी भी विषय को, उसमें यदि स्किल कोर्स में बच्चा पास होता है तो उसको पास माना जाएगा। तो एक अच्छी सुविधा है कि जिन बच्चों में किसी विषय विशेष में किसी दबाव में उसने साइंस ले लिया या कॉमर्स ले लिया, NEP जो है वो बच्चों में जो टैलेंट है उसको शुरुआती दौर में आइडेंटिफाई करने का एक बेहतर जरिया हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, जब तक उनके अंदर क्या दक्षता है आप तब तक नहीं जान सकते जब तक वो अवसर उन्हें प्रदान न करें। और NEP यह इसको प्रदान करती है कि हम बच्चों को हर प्रकार के अवसर प्राइमरी क्लासेस से ही प्रदान करें, खासकर 6th onwards। जैसे वोकेशनल कोर्सेज के लिए माइंडसेट अभी नहीं था कि हमारे बच्चे पॉटरी या कारपेंट्री या इलेक्ट्रिशियन जैसे कोर्सेज क्यों करेंगे, लेकिन स्किल कोर्सेज के माध्यम से जैसे श्रम की जो महत्ता है वो प्राचीन समय से रही है और कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा के दौर में बच्चे इन छोटे छोटे कामों में अपने श्रम के महत्व को भूलते जा रहे थे। जब वो स्कूली शिक्षा से ही छोटे छोटे श्रम जैसे कार्यों में शामिल होंगे तो मुझे लगता है तो डिग्निटी ऑफ लेबर उनके अंदर आएगा, श्रम का महत्व समझेंगे, किसी विषय पोस्ट को या किसी जॉब को वो हीन भावना से नहीं देखेंगे, सबको एक भाव से देखेंगे। इसके अलावा इंडियन वैल्यू सिस्टम को एनरिच करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इंडियन नेस उनमें लाने के लिए 2 राज्यों के बीच आपसी समन्वय है। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन तो एक उदाहरण ही है जहां इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन हर प्रकार के बच्चे, ग्रामीण से लेकर शहरी, हर ग्रुप के बच्चे वहाँ बिल्कुल एक सद्भाव से कार्य करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि NEP के बिल्कुल सफल क्रियान्वयन में हमने एक आधारभूत संरचना तैयार कर ली है। एक और विशेष बात है, PM श्री स्कूलों के लिए हमारे 500 केंद्रीय विद्यालयों का चयन किया गया है। अगले 4 साल में उनको लगभग 2.5 करोड़ सैंक्शन होंगे हर विद्यालय को। तो सब ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप होंगे और वहाँ आपको NEP की पूरी झलक दिखाई देगी, जहाँ बच्चे आपको NEP की संकल्पना के अनुरूप अपने आप को ढालेंगे। तो NEP का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से रफ्तार के साथ किया जा रहा है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर उसका परिणाम देखने को मिलेगा। NEP
एनआईटी जमशेदपुर में किस तरीके से लागू हो रहा है और क्या कुछ उसके परिणाम आने वाले दिनों में दिखेंगे, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ए हसन साहब हैं। किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? हमने समग्र शिक्षा नीति के तहत मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट को इम्प्लीमेंट किया है। शेड्यूल ट्राइब जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमने ट्यूशन फ़ी को वेवर दिया है या बिल्कुल ही उनको हटा दिया है। जो छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, उनके टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए हमने ट्रेन द ट्रेनर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। हम दूसरे संस्थान के छात्रों को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। हमारे छात्र आईआईटीज़ में या दूसरे संस्थान में जाते हैं और इस प्रकार से हमारे बीच पारस्परिक संपर्क जो है हम उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में सीटों की संख्या भी बढ़ाने का प्रयास है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड, ताकि कुल संख्या जो जिसको शिक्षित किया जा रहा है संस्थान के द्वारा, उसकी संख्या बढ़ाई जा सके। एक चीज़ और है कि इस नीति में एक चीज़ का जो प्रोविजन किया गया कि अगर बच्चे 2 साल की पढ़ाई किए, तीसरे साल उनको लगता है कि हमको नौकरी करनी चाहिए, फिर उसके बाद उनको मन हुआ कि फिर हम आके कोर्स कंटिन्यू करें, तो ये क्या प्रोविजन है और इससे क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। एनईपी के तहत हमने ये प्रावधान किया है कि अगर छात्र को ये लगता है किसी कारण से कि उसको अपनी पढ़ाई को इस वक्त रोक देना है, आगे वो सक्षम नहीं है, तो हम उसको प्रावधान देते हैं कि आप एक डिग्री के बजाय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेके बाहर निकल जाएं और फिर जब आपकी स्थिति बने तो आप वापस आके एक तय समय सीमा के तहत वापस आके अपनी शिक्षा को वहीं से वापस शुरू करके पुनः उसको पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार का प्रावधान उनके लिए भी है जो ये चाहते हैं कि वो शिक्षा को बीच में रोक के एंटरप्रेन्योरशिप या नवाचार के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। कुछ आइडिया है, कुछ प्रोडक्ट है, इनोवेशन है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की उनके अंदर भावना है, तो हम उसको भी प्रोत्साहित करते हैं कि वो उसको अपने शिक्षा को इस वक्त रोक के और अपने नवाचार के काम में लग जाएं। 2 साल 3 साल काम करने के बजाय सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वो आगे बढ़ जाएं, वरना वापस आके अपनी शिक्षा को पुनः चालू करके उसको पूरा कर सकते हैं। प्रोफेसर हसन, आप चूंकि एनईपी के ड्राफ्टिंग कमेटी में भी रहे हैं और उसको लेकर आपको बहुत सारी जानकारियां हैं, तो किस तरीके से लगता है कि ये कायाकल्प हमारी शिक्षा नीति में हो सकता है? एक बड़ा बदलाव जो है वो ये है कि संस्थान, विभिन्न प्रकार के संस्थान, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, वो सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। उनमें पारस्परिक संपर्क जो एक संस्थान का दूसरे संस्थान से होना चाहिए, जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि जीवन सिर्फ तकनीक नहीं है, जीवन सिर्फ कला नहीं है, जीवन सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि इन सब का सामंजस्य है। तो इस शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है कि ये विभिन्न कलाएं जो हैं जीवन की या शिक्षा की, इनको एक जगह इकट्ठा किया जा सके और विभिन्न संस्थान जो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, महारत हासिल किए हुए हैं, वो दूसरे संस्थान से मिल के एक हॉलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा की बात करें, जिससे छात्रों का और जो छात्र निकलेंगे, जो देश का भविष्य है, वो पूर्ण रूप से तैयार हो देश को आगे ले जाने के लिए। देश को आगे ले जाने के लिए हमारी जो युवा पीढ़ी है वो तैयार हो, और जिस तरीके से हमारा स्टार्टअप हो, चाहे दूसरे तरह के क्षेत्रों में जिस तरीके से हमारी उपलब्धि है, उसमें एनईपी जो आने वाले समय में उसका जो योगदान होगा वो बहुत ही लाभकारी नजर आएगा। ट्रिपल आईटी के प्रोफेसर शशिकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से एनईपी आपके संस्थान में इम्प्लीमेंट हो रहा है और क्या इसका आपका फायदा नजर आता है? हमारे निदेशक प्रोफेसर विष्णु प्रिय के मार्गदर्शन में संस्थान ने बहुत सारे कार्य जो एनईपी के अनुपालन में किए हैं। उसमें प्रमुख कार्य यह है कि संस्थान इस वर्ष साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस में एक मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम को शुरू करने जा रहा है, जिसमें करिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अलग अलग समय पे सर्टिफिकेशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स के रूप में अलग अलग समय पे छात्र छात्राएं अपने इंटरेस्ट, रुचि के अनुसार आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक विद्यार्थी किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, कोई स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कोई स्टार्टअप से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, तो वो एक ब्रेक लेके संस्थान में वापस आ सकते हैं कुछ समय के बाद और अपने प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के साथ भी बाहर जा सकते हैं। इसमें एक उन्नत भारत अभियान का कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं?
जी, उन्नत भारत अभियान भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जिसमें सभी संस्थानों को अपने क्षेत्र के 5 गांवों को गोद लेना था। संस्थान ने भी अपने क्षेत्र में 5 गांवों को गोद लिया है और संस्थान ने सुनिश्चित किया है कि सभी को शिक्षा मिले, सभी को अवसर मिले। उस क्षेत्र में संस्थान के छात्र छात्राएं जो जेई करके आते हैं, वहाँ के छात्र छात्राओं को जेई की तैयारी करवाते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड कोर्स संस्थान उनको करवाता है, ताकि एक बेसिक लिटरेसी अगर आ जाएगी तो वो वहाँ पे जो लोग हैं वो भी सामाजिक जुड़ाव में आएंगे और विभिन्न स्तर पे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर पाएंगे और रोजगार के अवसर भी उन्हें अधिक प्राप्त होंगे। इसलिए संस्थान का ये उद्देश्य है कि रोजगारोन्मुख शिक्षा, उसके साथ साथ में जो छात्र वंचित वर्ग से आते हैं और इस प्रकार की बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाने की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं है, वहाँ हमारे संस्थान फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो छात्र भी आगे इंजीनियरिंग, तकनीकी और अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकें। एक आखिरी सवाल आपसे कि एनईपी का जो एक कहें कि आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा फायदा आपको नजर आता है कि आने वाले दिनों में उसका एक फायदा नजर आएगा, वो क्या लगता है? एनईपी का जो सबसे बड़ा फायदा हमें नजर आ रहा है वो है छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास। केवल ऐसा नहीं कि तकनीकी के क्षेत्र के साथ साथ खेल कूद, योग और भी अन्य क्षेत्र जिसमें छात्र छात्राएं जाना चाहते हैं। कई बार ये होता है कि पीयर प्रेशर में या माता पिता के कहने पे एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये क्षेत्र मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए दूसरा क्षेत्र है जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ या बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो ये जो शिक्षा नीति में जो बदलाव हो रहा है उसका फायदा ये होगा कि अपना जिस कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है उसके अलावा भी अगर उनकी कोई रुचि है तो उस रुचि में वो आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और सफलताओं को अर्जित कर सकते हैं। और प्राय हमने ऐसा देखा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आ गए हैं क्षेत्र में, लेकिन बाकी क्षेत्रों में भी वो बहुत अच्छा करने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा नीति, इस प्रकार का करिकुलम उनको ये सुविधा और अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाता है। तो एनईपी का जो सबसे बड़ा फायदा शर्मा जी को नजर आ रहा है वो ये कि छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा और साथ ही साथ उनमें जो रुचि उनकी है, जो उनमें कैपेबिलिटी है, वो अपने जो उनमें क्षमताएं हैं उसका विकास वो आने वाले दिनों में भी कर सकते हैं और कोर्स में रहते हुए अपनी जो उनकी दूसरे डायमेंशंस है उसको भी वो फलीभूत कर सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के कुलपति प्रोफेसर क्षितिभूषण दास जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है और झारखंड के यह पहला विश्वविद्यालय है जिसने पूरी तरीके से एनईपी को यहाँ पर लागू किया है। जैसे जैसे हमको एक टास्क फोर्स बनाए, मैं आज ही दिन 26 जुलाई 2021 को मैं यहाँ पदभार संभालते ही हमने प्लान किया कि हम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाए, अपने सारे जो जितना पास हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा वीकनेस क्या है, कहाँ गैप रहता है, उनको कैसे हम एड्रेस कर पाएं, ये सब हम बनाए। फिर सारे जो फैकल्टी है उनको कैसे जानकारी रहे, इसीलिए हम बड़ा जो है सेमिनार, उनका वर्कशॉप बनाए, उनको सेंसिटाइज कराए। ये सब मुद्दा चला और धीरे धीरे करके हम फिर ये जो होता है जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस की जरूरत होता है, वो स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस भी हमने कराए इसके हालत में। तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि करिकुलम को कैसे बनाना है। इसको करिकुलम को हमने बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अब दूसरे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं उनमें क्या पढ़ाया जाता है, कोर्स क्या चल रहा है, उनके साथ मैपिंग करना और बेंचमार्किंग करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहता है। और कोर्स आप बदल देंगे लेकिन उनका किताब नहीं मिलेगा, उनको स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, ये रिसोर्सेज कहाँ मिलेगा, इनको भी बताना पड़ता है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स अभी जो सीयूईटी में आए, उस सीयूईटी में भी उनको जानकारी दिया जाता है। एक चीज और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो फोकस किया गया है कि किस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे हैं, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। साथ ही साथ एक उन्नत भारत का कॉन्सेप्ट इसमें लेकर आया गया है कि किस तरीके से जो हमारे मुख्य धारा में अब तक जो इलाका रहा है, क्या वैसे इलाकों को भी आप लोगों ने कुछ गोद लिया है जो आपके बच्चे जाते हैं और वहां पर उनको टीच करते हैं, और ताकि वो एक मेन स्ट्रीम में लौट कर आ सके? नहीं, इसके लिए यही कहा गया, जो कोर्स अभी बनाया गया, इसी सबको ये जो ध्यान में रखा गया कि सोसाइटल कंसर्न्स क्या रहना चाहिए, सामाजिक जो अभी क्या है
सोसाइटी के प्रति जागरूकता नहीं है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो सिर्फ किताबों में उनका रह जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। क्या हो रहा है आसपास के उनको नजर नहीं आता है। जो एम्पैथी कहते हैं कि हम खुद को अब उनके साथ जोड़ के कैसे समाधान खोजें उनका, ढूंढें उनका, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट को इस दिशा में काम करने के लिए हम कुछ एनजीओज के साथ, जैसे विकास भारती के साथ भी हमारा टाई अप हुआ है कि ट्रेनिंग के लिए उनके भी साथ भी जाके 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने भी काम करेंगे। ये इसको भी इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाएगा। तो यही भी मुद्दा है। एनसीसी को भी दिया गया, एनएसएस को दिया गया, और जो स्टूडेंट भी नहीं भी है इनको वही जो बोला जाता है कि आपको इसमें से कंपलसरी इतने ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत तरह के दूसरे राज्यों से भी स्टूडेंट्स पहुँचते हैं। एक चीज़ जो एनईपी में लगातार कहा जा रहा है कि हमारे जो कह सकते हैं सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर्स है, हमारे भाषा का जो एक डाइवर्सिटी है उसको भी बचाने की ज़रूरत है। लगातार जो हम कहते हैं कि हर 6 मिनट में एक भाषा हमारा लुप्त हो जा रहा है दुनिया से। तो इस तरीके से चाहे झारखंड में आप देखिए तो 32 से 35 भाषाएं, तो उनको बचाने के लिए या उस लैंग्वेज से जो लोग आते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास हो? देखिए, यहाँ पर हमारा एक सेंटर है, सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज, जो मंडारी है, असुर है, ये सब जो भाषा है उनका लिपि नहीं था। पिछले बार हमने उनका लिपि, जो देवनागरी लिपि को उनका लिपि बना के उनका जो कथित जो ज्ञान है, कोई कुछ भी है, वो सपोज मेडिसिन है, उनका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं और सारे कहानियाँ हैं, उनको हमने लिपिबद्ध कर रहे हैं उनको अभी किताब के रूप में। और उनको यही सब क्या है, वही लुप्त हो जाता है इसीलिए कि लिपि नहीं है उनके पास। उस लिपि को जब आप रख पाएंगे, ज़्यादातर यही हम सोच रहे हैं कि जहाँ पर 10,000 लोग इसको बोली में रखे हुए हैं, मिनिमम 10,000, उसी बोली को हम यहाँ पर एंडेंजर्ड लैंग्वेज मानते ही हैं। एक आखिरी सवाल दादाजी कि किस तरीके से लगता है कि ये जो एनईपी लाया गया, किस तरीके से इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, और 2030 तक आप लोगों ने क्या टारगेट रखा है? देखिए, 2030 तक हमने देखिए इसको पहला तो तीन चीज़ के पर ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो अर्थनीति है उसको आगे लेने के लिए, और जो जॉब प्रोफाइल बदलता है हर 2 साल में, 1 साल में। जब हम पढ़ते थे बैंकिंग के लिए, जो बैंकिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ते थे, जो रूल्स पढ़ते थे, आज टेक्नोलॉजी की ज़्यादा अप्लीकेबल होता है। सो ये जो फिनटेक की रहता है ना, फिनटेक, अब जो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन होता है फाइनेंस के में, उसी को ज़्यादा पढ़ रहे हैं। 50% तो कवर उसमें हो गया। तो इसी हिसाब से आपको पाठ्यक्रम में भी बदलाव होता है कि क्या चेंजेस होने वाला है। तो इसके लिए हर 2 साल में हम पाठ्यक्रम को बदलने की भी रखे हुए हैं। और उसके बावजूद जो स्किल, उस टाइम वो स्किल दिया नहीं जाता था जो हम पढ़े हैं। सपोज आई वांटेड टू बी ए टीचर, मे बी इन ए कॉलेज, मे बी इन ए यूनिवर्सिटी और इन ए स्कूल को तो टीचरशिप मिलता है, बीएड। यहाँ पर तो वो स्किल नहीं है। वो स्किल को कैसे दिया सकें? कोई वकील बनेगा तो उनको क्या स्किल दिया जाएगा? मीडिया में कोई काम करे, उनको जो स्किल चाहिए, यही जैसे प्रश्न पूछना है, किस बात मैंने कैसे हम उनसे निकालें बात को, ये भी एक आर्ट होता है और स्किल भी होता है। इसी स्किल को कैसे वहाँ दिया जाए। सो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उनको हम देना चाहते थे। एनईपी में सबसे बड़ा फोकस इन चीज़ों पर किया गया कि किस तरीके से जो हमारा अप्रोच है उसे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल अनुभव है उसको विस्तारित किया जाए, ताकि जो एक कहा जाता है कि बच्चे जब कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के निकलते हैं तो उनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, उनके पास कोई स्किल का अनुभव नहीं होता है। चाहे वो अगर कहीं काम करने जाते हैं तो उनको उस तरह से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी एनईपी में इन चीज़ों पर फोकस किया गया है कि वो स्कूली शिक्षा से लेकर जो कॉलेज की शिक्षा है वहाँ पर बहुत हद तक ये फोकस किया गया है कि प्रैक्टिकल जो प्रावधान है उसे इसमें समावेशित किया जा सके।